दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत एयरफोर्स अगर कोई है तो वो भारत की है। भारत से आगे है अमेरिका और रशिया, और चाइना है नंबर 4 पर। का बड़ा सिस्टमैटिक तरीका है। अदरवाइज आप बताइए ना, कल तक हमारे को क्यों चौथे नंबर पे रखा? 4 दिन के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है कि 4 दिन 88 आवर्स के अंदर अंदर चाइना का पीएलए का जो सोल्जर है वो वहां पर 1 महीने रहता है। आपने कहा कि ट्रंप को क्या मालूम नहीं? हाँ, वाकई नहीं मालूम। एनालिसिस किया जाए तो ये जरूर दिखाता है कि ट्रंप चाहते हैं कि मोदी बात करे। वही मैं कह रहा था कि इतिहास में मेरे ख्याल से इससे पहले इतनी बड़ी किसी राष्ट्रपति के खिलाफ रैलियां निकली नहीं है। आज अगर हमारे एयरफोर्स को देखा जाए, जिस एक्यूरेसी से उसने ऑपरेशन सिंदूर किया है, एयर डिफेंस को अपने आप को कोऑर्डिनेट किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की जो बिल्कुल निराधार है, लेकिन बार बार वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। न जाने वो किसे दिखाना चाहते हैं, भारत को या दुनिया को। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने भारत से बात कर ली है और अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध के बीच में अमेरिका यह कहता है कि भारत, क्योंकि रूस से बहुत बड़े पैमाने पर तेल खरीदता है और रूस तेल बेचकर भारत को बहुत सारा पैसा कमा रहा है, और भारत से मिलने वाले पैसे के दम पर ही रूस यूक्रेन के साथ जंग को लड़ रहा है। यानी कि अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग के लिए भारत जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर भारत इतने बड़े पैमाने पर तेल ना खरीदे, इतना पैसा रूस को ना दे, तो रूस शायद इस जंग को आगे कंटिन्यू कर ही नहीं पाएगा। अब ट्रंप दूसरी बार यह दावा कर रहे हैं कि भारत से मेरी बात हो गई और भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। 15 अक्टूबर को पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया। 16 अक्टूबर को ही विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि ऐसी कोई बातचीत प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में नहीं हुई है। हम अपने हितों को ध्यान में रखेंगे, हम देखेंगे सस्ता तेल कहां से मिलता है, हम उस पर फैसला करेंगे कि तेल खरीदना है या नहीं खरीदना है। अब 19 अक्टूबर को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरी बात हो गई है भारत से, अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उस पर वहां खड़े रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि भारत तो कह रहा है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा कहते हैं तो फिर उन्हें और टैरिफ देना पड़ेगा। वो और टैरिफ नहीं देना चाहेंगे। समझ नहीं आता कि डोनाल्ड ट्रंप बात किससे कर रहे हैं, जब भारत साफ साफ इनकार कर रहा है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी कोई बात नहीं की है, हमें तेल कहां से खरीदना है फैसला हम करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने मन से ये दावे और बातें कैसे करने लग जाते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा कोई शख्स इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है? चर्चा के लिए हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शैलेंद्र जी आपके साथ शुरुआत करता हूं। ये क्या हो गया है डोनाल्ड ट्रंप को? अजीबो गरीब बयान तो वो देते ही है, लेकिन कहीं जाकर तो रुकेंगे। अब वो एक बार फिर उन्होंने दावा कर दिया है कि मेरी तो बात हो गई है भारत से, नहीं खरीद रहे हैं रूस से तेल, ये तय हो गया है बिल्कुल। ये किससे बात करते हैं ट्रंप? सपने देख रहे हैं, हवा में बातें कर रहे हैं? जब विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि साहब ऐसी कोई बात नहीं, तो ये हो क्या रहा है? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, इसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ये है कि ट्रंप का कहना है कि उन्होंने या उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात हुई है, एक वो पार्ट है। और एक है कि वो जिम्मेदार ठहराना चाह रहे हैं कि भाई जो ऑयल हम खरीद रहे हैं उससे रशिया जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। अब 2-3 बातें मिस्टर ट्रंप को क्लियर समझ आनी चाहिए, और उनसे ज्यादा हमें आपस में समझ आनी चाहिए। ये जो ऑयल खरीदा गया है, ये स्टार्ट किसने करवाया था? ये यूएस ने स्टार्ट करवाया था। जब वो चाहता था कि रशियन ऑयल की प्राइस नीचे करी जाए, तो उसने तब बोला $60 का एक बैरल खरीदेंगे तो हम आपको खरीदने देंगे। एक बात। दूसरी बात, ये जो हम ऑयल खरीद रहे थे, ये जा कहां रहा था? ये यूरोपियन कंट्रीज क्यों ले रही हैं हमसे फिर वही वाले ऑयल? भाई मेन हम तो फिर एजेंट हो गए ना। हमारे अपने यहाँ जो हम खरीद रहे हैं, चलिए मैं मान लेता हूं अगर हम 30-40% अपने पूरी ऑयल की रिक्वायरमेंट खरीद भी रहे हैं, और एक समय था कि हमने 60% भी खरीदा, बट दैट डजंट मीन कि हम सिर्फ उसी से खरीद रहे हैं। अच्छा, चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। हम तो ऑयल जो है वो यूएस से भी खरीद रहे हैं, तो वो भी तो फ्यूल कर रहा है वॉर को। कैसे कर रहा है भाई? ये हथियार जो दे रहा है यूक्रेन को, कौन दे रहा है? ये तो डायरेक्ट दे रहा है यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, ये तो डायरेक्टली दे रहे हैं हथियार, एमिनेशन। आपने F-16 दे दिया, टॉमाहॉक मिसाइल देने की आप सपनों में बात भी करने लगे मिस्टर ट्रंप। तो अगर जिम्मेवारी की बात आती है
तो और कंट्रीज को कौन उकसा रहा है कि वो यूक्रेन को और ज्यादा हथियार दें? ये बात आ गई। अब आ गई बात कि बात हुई या नहीं हुई। देखिए, चीजों को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप ये जरूर पाएंगे, ट्रंप एक्चुअली चाहते हैं कि भारत को एंगेज किया जाए, उकसाया जाए कि बात तो करो, बात तो करो। तो इसलिए आप इनको, हम बोलते हैं वो रेड हेयरिंग्स, कि कोई भी एक हेयरिंग डाल दो तो तिल मिलाकर आप कुछ ना कुछ बोल दोगे। वो चाह रहे हैं एक्चुअली कि उनका जो सो कॉल्ड फ्रेंड मोदी है वो फ्रेंड नहीं रहा, या है या नहीं है, वो उसको जज कर रहे हैं। और बार बार पिन पॉइंटेडली वो इंडिया नहीं बोलते, वो मोदी बोलते हैं। आई थिंक ही इज मिसिंग मोदी, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। बट ज्यादा बड़ी बात ये भी है कि वे ये दिखाता है कि भारत और मोदी की इंपॉर्टेंस एज फार एज ट्रंप को क्या है। वो गलत बोलकर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, सही बोल तो पा नहीं रहे हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा एक एनालिसिस किया जाए तो ये जरूर दिखाता है कि ट्रंप चाहते हैं कि मोदी बात करे, ट्रंप चाहते हैं कि यस भारत को एंगेज किया जाए, क्योंकि उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको बता रही है कि भारत के बिना शायद आपका फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत तो झेल जाएगा आपका टैरिफ, लेकिन बाद में जब सिचुएशन चेंज होगी, जब इंडिया लीडिंग इकोनॉमी बनेगी, डेवलप्ड स्टेट बनेगा, तो उसके बाद आपका क्या होगा जनाब आली, ये जरा सोच लीजिए। ठीक है अनुज माथुर साहब, कोई वजह तो होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें पता तो बिल्कुल है कि वो क्या बोल रहे हैं। उनकी कोई बात भारत से नहीं हुई, विदेश मंत्रालय इनकार कर चुका है। तो कोई शख्स अपनी बेइज्जती कितनी बार करवाना चाहता है, वो भी दुनिया भर के रिपोर्टर्स के सामने। रिपोर्टर वहीं उनके झूठ की पोल खोल देते हैं उसी समय खड़े खड़े, और जब उनकी झूठ की पोल खोली जाती है और कहा जाता है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने तो इनकार कर दिया है, तो वो कहते हैं क्या उन्होंने ऐसा किया है? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको और टैरिफ देना पड़ेगा, वो ये नहीं चाहेंगे। जय हिंद विशाल। देखिए, पहले तो मैं कर्ण शैलेंद्र की पूरी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। दूसरी बात मैं आपको यह बताता हूं कि जो आपसे मैं सहमत नहीं हूं, आपने कहा कि ट्रंप को क्या मालूम नहीं है। हाँ, वाकई नहीं मालूम है। वो इंसान सुबह नाश्ते के समय क्या कहता है, लंच के समय क्या कहता है और डिनर के समय क्या कहता है, उसको खुद नहीं पता। उसके आपस में बातचीत क्या है उसको खुद नहीं पता। उसके अपने देश के इंटरेस्ट में क्या सही है क्या गलत है उसको नहीं पता। वो किस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे रहा है, आज आप देखेंगे 2700 शहरों में 70 लाख लोग जमीन पर उतर करके आ गए ट्रंप के खिलाफ। मेरे ख्याल से अमेरिका के इतिहास में आज तक इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये डोनाल्ड ट्रंप वही हैं जिन्होंने जिस दिन दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करी थी तो उन्होंने कहा था कि कनाडा हमारा एक राज्य है, ग्रीनलैंड पे हम कब्जा कर लेंगे, मैक्सिको को हम खा जाएंगे, पनामा हमारा है उसको हम ले लेंगे। और अब वो वेनेजुएला पे हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा था 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, गाजा में शांति ले आएंगे। उनका एक भी स्टेटमेंट सही मुझे लगता है अभी तक हो नहीं पाया है, और उनको इसी बात का मलाल है। उनका एक फिक्सेशन है नोबेल पीस प्राइज। तो उनको कोई इंसान अपने राष्ट्र की नीतियों को अपने लिए एक नोबेल पीस प्राइज के लिए आगे बढ़ाते हुए आप समझ रहे हैं कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके राष्ट्र के भले से। इन्होंने नारा दिया था मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आज आप देखिए उनकी क्या परिस्थिति है। जो लोग वहां हैं आप उनसे बात करके देखिए, हमारे सबके बच्चे अमेरिका में हैं, उनसे आप पूछ के देखिए कि वहां हालात क्या हो गए हैं, क्या आसमान में वहां पर कीमतें पहुंच गई हैं चीजों की, छोटी छोटी चीजों की। आपने जिसका जिक्र किया उसी से जुड़ता हुआ मैं इस पर सवाल भी पूछ रहा हूं। आप अमेरिका में जिक्र कर रहे हैं, क्या हो रहा है अभी हम जब बात कर रहे हैं तो आज मंगलवार का दिन है। इस रविवार के दिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2600 रैलियां निकली हैं, 2600 रैलियां, 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं। नो किंग्स प्रोटेस्ट। उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से तानाशाही बढ़ गई है। 70 लाख लोग अगर अमेरिका की सड़कों पर निकल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब जनता नाखुश है। आपने जो टैरिफ लगाया, अमेरिका में महंगाई बढ़ाई, अमेरिका में चीजें और महंगी हो गई, जीना और मुश्किल हो गया। आपने स्किल्ड लोगों को आने से रोक दिया। जिस अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया भर के टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों से भरी पड़ी थी, आप उन्हें रोक दे रहे हैं। करीब 1 करोड़ रुपए का आपने H1B वीजा कर दिया है, तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं शुरू। यह हाल है ट्रंप का अमेरिका में। बिल्कुल विशेष मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। देखिए,
जो ट्रंप समझ रहे हैं कि वो उन्होंने अमेरिका के भले के लिए काम किया है, वो उल्टा पड़ रहा है। आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि इन तमाम चीजों का असर आप देखिए, आप दुनिया की तमाम बड़ी आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों से खिलाफ होकर के, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, रूस हो, ये जो दुनिया के बड़े बड़े 3 4 5 देश हैं, उन सब से आपने दुश्मनी मोल ले ली। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इसका डायरेक्ट असर जो है विशाल, वो डायरेक्ट असर अमेरिका के लोगों पर पड़ रहा है। और ये जो 70 लाख लोग सड़कों पर आए हुए हैं, वही मैं कह रहा था कि ये इतिहास में मेरे ख्याल से इससे पहले इतनी बड़ी किसी राष्ट्रपति के खिलाफ रैलियां निकली नहीं है। ये अमेरिका को एक गलत जगह, बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं मैं, कि बहुत टूट के कगार पर ले जाने के लिए तैयार है ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को, ये मुझे लग रहा है। आर्थिक रूप से आप देखिए, चाइना ने रेसिप्रोकल पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। आप पूरे जो दुनिया का जो 1/2 जो मार्केट है, वो अमेरिका के खिलाफ है आज की तारीख में। आप इंडिया, चाइना, ब्राजील, जो ब्रिक्स के जो देश हैं, आप इन देशों को कुल मिलाकर के इनकी जनसंख्या विशाल देख लीजिए। तो ये मेरा मानना है कि ये पॉलिसीज का उनको लग रहा है कि जो टैरिफ मैं बढ़ा रहा हूं, उससे भारत में हाहाकार मच गया है, या उससे चाइना बर्बाद हो जाएगा। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है विशाल, बहुत बड़ी गलतफहमी। आज भारत ने न केवल उन टैरिफ को पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया, फर्क तो पड़ेगा ही इसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल कोई, लेकिन ऐसा हाहाकार जो वो सोच रहे हैं कि दुनिया के बाकी मुल्कों में होगा, वो हाहाकार एक्चुअली शैलेंद्र जी, वो हाहाकार तो अमेरिका में है। मैं वही कह रहा हूं, 2600 रैलियां निकल जाए, 70 लाख लोग सड़कों पर उतर आए, नो किंग्स प्रोटेस्ट होने लगे, तो दुनिया के देशों में क्या हाहाकार मचेगा? आपके तो अपने देश में हालत खराब हो गई है। देखिए, अगर चीजों को आप अच्छे तरीके से एनालाइज करें तो ये जरूर पाएंगे, दुनिया में हाहाकार की जो बात है, दुनिया में हाहाकार ऑलरेडी चल रहा है, जहां तकरीबन 92 कंट्रीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट में हैं। 50 से 55 लड़ाइयां ऐसी चल रही हैं, चाहे वो इकोनॉमिक लड़ाई कह लीजिए, फिजिकल लड़ाई कह लीजिए, डिफरेंसेस, और इन सब के पीछे, इन हर लड़ाई के पीछे यूएसए जरूर है। अब रियलाइजेशन क्या हो रहा है, ये जो टैरिफ वॉरफेयर की जो बात कर रहे हैं अभी हम, टैरिफ वॉरफेयर में उसके पास एक्चुअली 2 ही ऑप्शन बचे थे। चाइना के साथ वो बहुत ज्यादा बड़ा पंगा ले इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि उसको काफी कुछ लेना होता है, और वहां पर ट्रेड बैलेंस का भी मामला है। ये सिर्फ इंडिया अकेला एक कंट्री है जो दुनिया में जो इस बीमारी को बढ़ा सकता है कि भाई साहब, ट्रंप जो बोल रहे हैं, यूएस जो बोल रहे हैं, वो अपने लिए जरूर बोल रहे हैं, बट ये भी एक जज्बा होता है अपने कंट्री के लिए कि नहीं भाई, मेरी जो पॉलिसीज हैं वो मेरी इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी रहेंगी। आपके अमेरिका फर्स्ट को तो आपने हमसे कॉपी पेस्ट किया है कि आपको अभी सडनली अमेरिका फर्स्ट दिखने लगा, मेक ग्रेट दिखने लगा। यू आर ग्रेट, देयर इज नो डिनाइंग, क्योंकि हर लड़ाई के पीछे आप हो, हर डिफरेंस के पीछे आप हो, हर बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो लड़ रही हैं अपने आप में, उसके पीछे आप हो, एक इकोनॉमिकल वॉरफेयर के पीछे आप हो, दादागिरी के पीछे आप हो, टेररिज्म जो कंट्रीज पाकिस्तान जैसी कर रहे हैं वो भी उसके पीछे भी आप हो। मैं तो ये कह रहा हूं। सो उसको लगा था कि इंडिया के साथ जिस तरीके के रिलेशन अच्छे हुए थे, उसका फायदा वो ये उठा सकते हैं कि चलिए जी, पूरी दुनिया में अगर इस समय देखें, सबसे जो बुलंद आवाज ऑल्टरनेट करेंसी की आई थी डॉलर के खिलाफ, वो आई थी किससे? ब्राजील और इंडिया। वो एक बहुत बड़ी रीजन है, और उसे मालूम है चलो ब्राजील शायद ना भी कर पाए, बट इंडिया जिस तरह का ट्रेड, जिस तरह की मार्केट पूरी दुनिया में रखता है, इंडिया को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैं जनरल साहब से फुल्ली एग्री करता हूं, एक फेयर शेयर टैरिफ का जो हमारे ऊपर असर है वो जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा, क्योंकि 19% मेरा टोटल ट्रेड, मैं जो मेरा पूरा दुनिया में ट्रेड कर रहा हूं, उसका 19% ट्रेड में यूएस के साथ करता हूं। चलिए जी, एक सेकंड वर्स्ट केस लगा लेते हैं कि आपने मेरा पूरा 19 बंद करवा दिया, आपको क्या लगा कल सवेरे चांद सूरज निकलेंगे? नहीं, सारे के सारा इंडिया डूब जाएगा। भाई 19% को मैं एब्जॉर्ब कर अगर बाकी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 0.3% पड़ता है, जो मुझे बाकियों के साथ बढ़ाना है, या उसका ऑल्टरनेट नया मार्केट देखना है। दुनिया ऑलरेडी रियलाइज कर रही है कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर, ये एक इकोनॉमिक जायंट बन रहा है, ये एक सुपर पावर की तरफ
अपने आप चल रहा है, हालांकि हमने कहीं नहीं डिक्लेयर किया कि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। हम अपनी इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हैं, हम अपनी प्रॉस्पेरिटी को ठीक करना चाहते हैं, और उसको हम ह्यूमैनिटी के तौर पर पूरी दुनिया में बराबर बांटना चाहते हैं। ये हमारी पॉलिसी है। अब उसमें थोड़ा इफेक्ट यूएस के ऊपर जरूर आएगा, एंड यूएस चाह रहा है कि वो एक पाकिस्तान नजर आए उसको हिंदुस्तान के अंदर, कि भाई पैसों की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ये है वो है, तो उसमें भारत को वो दबा पाए। वो हुआ नहीं और वो होगा भी नहीं, क्योंकि अगर इंडिया का 80% ट्रेड बाई चांस यूएस से होता तो शायद नकल डाउन हो जाता। और जैसे पाकिस्तान क्यों क्यों घुटनों पर आ जाता है, उसका तो 100% डिपेंडेंसी है कि भाई जहां तक पैसों की बात आती है, उसको 1 रुपया आईएमएफ से नहीं मिल सकता अगर यूएस ना दिलवाना चाहे। सो उसकी एक अलग मजबूरी है। बट इंडिया ने दुनिया को ये कर दिखाया है कि नहीं, आप ना केवल यूएस से टकरा सकते हो, टकराने का मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हो, टैरिफ के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तकलीफें जरूर आएंगी। जिस आदमी का टोटल ट्रेड कम हुआ होगा वो जरूर रोएगा इस समय, लेकिन उसको भी अब आप देखेंगे थोड़े दिन में वो भी उससे उभर पाएगा, क्योंकि जो ट्रेडर है मेरा, जो मेरा बनिया है, वो बनिए में यूएस को कहीं पर भी पछाड़ दे। वो आप देखेंगे कि अब हमारा ट्रेड जो है ना बाकी कंट्रीज के थ्रू होकर यूएसए में जाएगा। भाई क्या है 25% प्लस 25%, 50%। अगर मैं 100 रुपए की चीज बेच रहा था, अब 150 में जाएगी। यही है इसका मतलब। भाई 100 जब मैं बेच रहा था तब मैं उसमें 25 से 30 रुपए कमा रहा था, मैं उसमें 10 रुपए कमाऊंगा। 20 रुपए तो मैंने वैसे एब्जॉर्ब कर दिए, बाकी मैं जिसके थ्रू जा रहा हूं वो अपना एब्जॉर्ब करेगा। कोई बड़ी बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल। ट्रेड में जगह निकालनी, तरीके निकालना शायद हमें आता है। कुछ तकलीफ जरूर आएगी, बट मुझे लग रहा है कि हम उससे उभर पाएंगे। लेकिन चाइना को धमकी दी जा रही है अनुज माथुर साहब, और अब यह कहा गया है कि 155% टैरिफ के लिए चाइना तैयारी कर ले। 1 नवंबर तक अगर उसने ट्रेड डील कर ली तो ठीक है, वरना 155% का टैरिफ। क्योंकि थोड़े दिन पहले शी जिनपिंग साहब ने कहा था कि रेयर अर्थ मटेरियल इनके निर्यात को लेकर अब बहुत सख्त होने जा रहे हैं हम। तो ट्रंप ने भी उनसे मीटिंग करने से पहले 155% टैरिफ वाले धमकी दे दी है। और जैसा कि शैलेंद्र जी भी कह रहे थे कि चाइना के साथ बहुत ज्यादा सख्त हो नहीं सकता है अमेरिका, लेकिन धमकी तो 155% वाली फिर आ गई है। अनुज जी देखिए विशाल, मैं यही कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियां दे रहे हैं उसका असर किस पे अधिक हो रहा है, या जिस चीज को वो कर रहे हैं उसका असर किस पे अधिक होगा, वो स्वयं इस बात को मुझे लगता है रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। या फिर उन्होंने ये सोचा हुआ है कि इस प्रकार से धमकियां देकर के वो उनको दबा सकते हैं। मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि देखिए, इस प्रकार की धमकियों से चाइना के ऊपर कोई असर नहीं। आज आप अमेरिका का सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट खोल के देख लें, उसमें 50% कंपोनेंट मेड इन चाइना लगे हुए हैं। इनको पता नहीं है अमेरिका को ये कहां जाकर के रुकेंगे अगर चाइना के साथ उन्होंने पूरी तरह से अपने ट्रेड को खत्म कर दिया या इतना दबाव उन पर डालने की कोशिश करी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो ट्रंप का मुझे लगता है सोच विचार शायद ये होगा कि बातचीत से पहले इतना दबाव बनाया जाए ताकि आप अपने जब बातचीत शुरू करें तो एक पोजिशन ऑफ परसीव्ड एडवांटेज की तरफ से के स्टेज से आप बातचीत करें जब आप शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये इस प्रकार की बात होने वाली है। अमेरिका की रेयर अर्थ के हिसाब में चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, और कई चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उनके डिफेंस इंडस्ट्री में कितना इक्विपमेंट मेड इन चाइना लग रहा है। बहुत ज्यादा डिपेंडेंस उनकी चाइना के ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो चाइना का मार्केट है, चाइना भी बहुत बड़ा बाजार है। आपका अपना ट्रेड चाइना के साथ हो रहा है तो उसमें भी आपको नुकसान होगा अगर चाइना बहुत कड़े कदम ले लेता है। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत बड़ी आर्थिक सुपर पावर है। तो मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इवेंचुअली सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को एक कॉर्नर में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनको नुकसान उन्हीं को हो रहा है। और शायद वो बात जो पहले सदियों से कही जा रही है कि 19th सेंचुरी यूरोप की थी, 20वीं सेंचुरी अमेरिका की थी और 21वीं सेंचुरी एशिया की होने वाली है, ये डोनाल्ड ट्रंप इस बात का यकीन करेंगे कि उस सेंचुरी से अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाए, और वो कर रहे हैं।
तो मेरा ये कहना का मतलब है कि आप इस प्रकार से ट्रेड वॉर, देखिए लड़ाइयां जब भी होती हैं किन्हीं दो देशों के बीच में, वो हमेशा तीन फ्रंट्स पर साइमल्टेनियसली लड़ाई की जाती है। अगर तीनों फ्रंट्स हो रहे हैं तो पहला इकोनॉमिक फ्रंट, ये इकोनॉमिक वॉर है और पूरी दुनिया इस इकोनॉमिक वॉर को लड़ रही है, और इवेंचुअली हर वॉर का अल्टीमेट एम इकोनॉमिक वॉरफेयर होता है। आज अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी प्रकार से रूस की आर्थिक व्यवस्था को इतना क्षीण कर दिया जाए कि वो आगे युद्ध करने में सक्षम ना रहे, ये उनका मानना है। इसीलिए वो जो लोग यूरोप या एशिया या कहीं से भी रूस से वो कर रहे हैं ट्रेड, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। ये मुझे लगता नहीं कि ये किसी भी प्रकार से उनको फायदा करवाएगा। अब आप ये देखिए कि इसका एक नया अलाइनमेंट अगर उभर करके सामने आ रहा है, वर्ल्ड का इकोनॉमिक अलाइनमेंट, तो आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार से अमेरिका अलग थलग पड़ने की संभावना के नजदीक जाता जा रहा है। बिल्कुल अलग थलग पड़ रहा है ये। जो तीन फ्रंट की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा फ्रंट होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब अमेरिका जो कर रहा है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की श्रेणी में मेरे हिसाब से आ सकता है कि वो चीन से बात करने से पहले उनको धमकी दे के मैं 155% टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इन टैरिफ का असर सिर्फ अमेरिकन के ऊपर हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भाग है। और तीसरा वॉरफेयर काइनेटिक वॉरफेयर, जो आप आर्मीज लड़ती हैं आपस में, वो भी इवेंचुअली जो इकोनॉमिक वॉरफेयर को सप्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। ये मेरा कहने का। ठीक है शैलेंद्र जी, एक और खबर आई है जिस पर चर्चा करना जरूरी है, समय मेरे पास कम है, संक्षेप में मैं बात करता हूं इसकी। दुनिया की एयरफोर्स पावर की एक नई रैंकिंग आई है जो भारत को तीसरे नंबर पर रखती है। दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत एयरफोर्स अगर कोई है तो वो भारत की है। भारत से आगे है अमेरिका और रशिया, और चाइना है नंबर 4 पर। अब जैसे ये खबर आती है, चाइना का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, वो कहता है कि भारत और अमेरिका का मीडिया मिलकर हाइप क्रिएट कर रहा है। भारत और अमेरिका का मीडिया मिलकर के भारत और चाइना के बीच में कंपटीशन क्रिएट करना चाहता है, और यह सही नहीं है क्योंकि असली ताकत तो युद्ध में ही पता चलती है। और भारत तो अमेरिका और रशिया से ही अपने विमान खरीदता है, वो कहां हमसे आगे हो सकता है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया वर्ड इस्तेमाल किया है चाइना ने कि जो कॉम्बैट पावर है वो तो लड़ाई में प्रूव होती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि PL-15 मिसाइल जो है जब लड़ाई में देखी जाएगी तभी तो माना जाएगा ना कि वो बड़ी तगड़ी मिसाइल है। अब भाई साहब वो रास्ते में हरियाणा में गिर गई तो मेरी क्या गलती, आप बताइए। चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम, आपका जो वर्ल्ड क्लास एयर सिस्टम है जो आपने पाकिस्तान को दिया था, अगर वो टूट गया, फूट गया, वो हमको नहीं रोक पाया, हमारी मिसाइल को नहीं रोक पाया, तो भाई साहब कॉम्बैट पोटेंशियल आपका कितना है वो दिख रहा है। मैंने थोड़ी ना कहा है, ये तो आपने कहा है कि हम जो वो वाले आइटम्स जो हैं जो हमारे लगे थे अब हम उन्हें रिप्लेस करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। आपका अगर J-10 स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सिस्टम जो है, चाहे वो चुराया हुआ ही है, उसका मॉडल, उसका डिजाइन, सब कुछ, बट उसके बावजूद आप एक बात बताइए ना, चाइना, आपने अपनी आर्मी के हथियारों को कहां जीत के तौर पर दिखाया है? कौन सी ऐसी लड़ाई लड़ी है आपके वेपन सिस्टम ने जो कि जीती हुई मानी जाए? कौन सी? आप ताइवान चिल्लाते हो, 20, 25, 30 एयरक्राफ्ट उठाते हो, वो ताइवान के साइड से निकलकर वापस आ जाते हो, बोले जी हम जीत गए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं चाइना ग्लोबल टाइम्स कि जब तक आप लड़ाई में प्रूव ना करें। तो इंडिया की एयरफोर्स ने लेटेस्ट आपको एक और ट्रेलर दिया है। 4 दिन के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है कि 4 दिन 88 आवर्स के अंदर आप एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं दुनिया का कि 316 किलोमीटर पर जाकर आपकी मिसाइल लगती है। अब मैं क्या करूं, ये वाली पावर अगर मेरे पास है तो अब मैं कम थोड़ी ना करूंगा। ये अकेला एक कंट्री है जो जब अग्नि 5 को टेस्ट करता है और बोलता है कि हम 3500 5000 तक का रेंज वाला करते हैं, तो ग्लोबल टाइम्स बोलता है ना, ये तो 8000 किलोमीटर वाली है। मतलब पहली बार कोई कंट्री तो हम क्लेम कर रहे हैं कि कम है और हमारा एडवर्सरी सो कॉल्ड बोल रहा है कि ज्यादा है। तो आपकी एयरफोर्स मेरी एयरफोर्स से कंपेरेबल नहीं है। और एक बात बताइए, अगर आपका झगड़ा भी है कि चलिए जी इंडिया, तो भाई साहब आप ये वर्ल्ड की जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं, रैंकिंग एजेंसीज है, आप उनसे लड़िए, जाइए कोर्ट में जाइए, आप करते रहिए जो आपको करना है, हम तो वो कर रहे हैं जो हमें करना। और अगर हमारी एयरफोर्स, देखिए नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट में चाइना आगे है क्योंकि ये डाटा है, लेकिन हमेशा मैं कहता हूं इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। यस,
जो मैन का जज्बा है। चलिए एक बढ़िया से एग्जांपल दे देता हूं। इन्होंने बोला कि हम लेह लद्दाख में डिप्लॉयमेंट करेंगे, इन्होंने भी करी, हमने भी करी। हमने भी 50 से 60 हजार सैनिक लगाए, उन्होंने भी 10, 20, 50 हजार लगाए। आपको एक बड़ी रियलिटी बता रहा हूं, चाइना का पीएलए का जो सोल्जर है वो वहां पर 1 महीने रहता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में। मैं वहां 2 साल काट के आया हूं, पूरी पोस्टिंग 2 साल। बड़ी सीधी सीधी बात। अब आप बता दीजिए कि अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो किसका पोटेंशियल है? इट इज ऑलवेज दी मैन। आपके पास इक्विपमेंट ज्यादा हो सकता है, आपके पास सबको, लेकिन उस इक्विपमेंट को चलाने का जज्बा। आपके यहां लोग बचते फिरते हैं, मरना नहीं चाहते। मैं और मेरी रेजिमेंट यहां मरने को तैयार है, होड़ लगी हुई है कि कौन अपनी जान पहले देगा। जो नहीं दे पाता वो दुखी होता है। हमारा हमारा जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है वो हमें ऊपर ले जाता है। आज अगर हमारे एयरफोर्स को देखा जाए, जिस एक्यूरेसी से उसने ऑपरेशन सिंदूर किया है, एयर डिफेंस को अपने आप को कोऑर्डिनेट किया है, जाहिर बात है कहीं कोई तो कैलकुलेशन होगी ना। अब अगर वो कैलकुलेशन कल तक तेरे फेवर में थी तब तो हम बोले नहीं, आज वो बाई चांस चेंज होकर हमारे, क्योंकि कॉम्बैट पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है कि किसके जहाज की कितनी, क्या, कैसे नहीं, कैसे क्या, इसका बड़ा सिस्टमैटिक तरीका है। अदरवाइज आप बताइए ना, कल तक हमारे को क्यों चौथे नंबर पे रखा था? जब तू तीसरे नंबर पर है तो बड़ा खुश है। मतलब अगर कोई और तेरे से आगे निकल गया तो बोले वो रिपोर्ट करा हुआ है, वो बाकी कंट्रीज मिल गए। मेरा और अमेरिका के बीच में तो तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे कोई जप्पियां पपियां पै रखी है कि जी हमारे बीच में ऐसे बढ़िया से चल रहा है। कल अगर पाकिस्तान को कोई बोल दे तब तो समझ में आती है कि चलो जी वो यूएस के पूरे पूरे चटुकारता में है, चमचागिरी में है, जो भी वर्ड वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया हैज अर्नड अ प्लेस। हमने हासिल किया है वो दर्जा, और हमने क्लेम नहीं किया है। ये हमारा क्लेम नहीं है, ये वर्ल्ड बॉडी का क्लेम है कि रैंकिंग क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुज बहादुर साहब और शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का